तो आज हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो प्रिपरेशन हो गया है, उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब हाउ डज इट अपीयर्स, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ डज इट अपीयर्स, किस तरह से वो दिखता है, कैसा वो एग्जिस्ट करता है, फिजिकली उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, देखने में वो कैसा है ना, उसका ऑर्डर कैसा है। तो फिजिकल स्टेट अगर आप देखेंगे तो जो एक कार्बन से लेकर के 3 कार्बन तक, है ना, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मिथेनॉइक एसिड से लेकर के प्रोपेनॉइक एसिड तक वो क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। C1 का मतलब क्या हो गया कि कार्बन नंबर 1 से लेकर मतलब 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन, एंड कार्बन 3 का मतलब हुआ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मिथेनॉइक एसिड, ये हो गया प्रोपेनॉइक एसिड, यानी मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड, है ना। 3 एसिड जो है लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, है ना। पंजेंट स्मेल में जो स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो कौन कौन है उसमें? पहला हो गया मिथेनॉइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, है ना। दूसरा हो गया इथेनॉइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और तीसरा हो गया प्रोपेनॉइक एसिड। ये तीनों एसिड जो है मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड, ये 3 एसिड जो है वो कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है विथ पंजेंट स्मेल, जिसका स्मेल जो है पंजेंट होता है लेकिन कलरलेस लिक्विड होता है। और हम लोगों को लेबोरेटरी में तीनों एसिड मिलता भी है, देखते भी है, देखे भी होगे तुम लोग। क्लियर? उसके बाद ब्यूटेनॉइक एसिड से स्टार्ट होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 4 कार्बन टू 9 कार्बन। ये 4 कार्बन से 4 कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो होता है ऑयली लिक्विड होता है ना। 1 कार्बन से लेकर के 3 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, विथ पंजेंट स्मेल। लेकिन 4 कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ऑयली लिक्विड है, ऑयल के जैसा लिक्विड है ना। वो लिक्विड ऑयली दिखता है, ठीक है। और उसमें ऑर्डर जो होता है रेंसिड बटर के जैसा होता है। बटर जानते ही हो, बटर जब सड़ जाता है, बटर जब सड़ जाएगा, बटर जब खराब हो जाता है तो उससे जो स्मेल निकलता है उस तरह का स्मेल हमको मिलता है ब्यूटेनॉइक एसिड से लेकर के 9 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड तक। 4 कार्बन से 9 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका स्मेल जो होता है सड़े हुए बटर के जैसा होता है। बटर जब सड़ जाता है, बटर जब खराब हो जाता है तो रेंसिड बटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सड़ा हुआ बटर से जो स्मेल आता है वैसा स्मेल आता है, ठीक है। और ये देखने में कैसा होता है? ऑयली लिक्विड होता है। देखने में कैसा होता है? ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद 10 कार्बन या उससे हायर जितना भी एसिड है ना, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम 10 कार्बन हो या उससे ज़्यादा हो। 10 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो वैक्सी सॉलिड होता है, यानी वो लिक्विड होता है, ना तो ऑयली लिक्विड है ना कलरलेस लिक्विड है। वो दिखने में कैसा है? वैक्सी सॉलिड। वैक्सी मतलब हुआ जैसे तुम्हारा कैंडल होता है, वैक्स होता है, जेल लगाते हो विंटर सीजन में, है ना, लिप गार्ड वगैरह, उस तरह का वैक्सी सॉलिड होता है ना। उस तरह का वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। तो चूंकि अब ये लिक्विड नहीं है, नॉन वोलाटाइल हो गया है, इसलिए ऑर्डरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड। 10 कार्बन या उससे ज़्यादा जो कार्बन जिसके पास है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो वैक्सी सॉलिड है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ना तो कलर है उसमें, ना ही कोई स्मेल है, क्योंकि अब वो वोलाटाइल नहीं है। जब तक वोलाटाइल होता है कोई चीज़ तभी तक उसमें कुछ न कुछ ऑर्डर रहेगा, लेकिन इसमें क्या है? कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई सुगंध नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है,
क्योंकि ये वोलेटाइल अब नहीं रह गया है, ठीक है। और एक होता है स्पेशली बेंजोइक एसिड, है ना, एरोमेटिक एसिड जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, C6H5COOH, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, C6H5COOH, ये है बेंजोइक एसिड। और ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बाकी सब लिक्विड या ऑयली लिक्विड होगा या वैक्सी सॉलिड होगा, लेकिन ये जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो हम लोग जो है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, फिजिकल स्टेट। दूसरा प्रॉपर्टी जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबल इन वाटर है या नहीं है। तो अगर कार्बन नंबर 1 कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो है वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बताया जा चुका है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वाटर के साथ वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड एंड ब्यूटेनॉइक एसिड, ये जो 4 एसिड है ना, कौन कौन? मिथेनॉइक एसिड 1 कार्बन, इथेनॉइक एसिड 2 कार्बन, प्रोपेनॉइक एसिड 3 कार्बन, ब्यूटेनॉइक एसिड 4 कार्बन। ये चारों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बता चुके हैं पहले, बहुत पहले। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो जो बनाता है वाटर के साथ वो वाटर सॉल्युबल होता है। और ये चारों एसिड, ठीक है, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक का जो एसिड है ना, 1 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड और 4 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये चारों वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल है, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जो कार्बन से जब ब्यूटेनॉइक एसिड से जब आगे बढ़ेंगे, पेंटेनॉइक एसिड, हेक्सेनॉइक एसिड, हेप्टेनॉइक एसिड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनना क्यों कम हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनना इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाता है ना। किसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट? अब जैसे ये है CH3, CH2, CH2, COOH, ये पार्ट जो है बढ़ते जा रहा है ना, ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये हुआ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट चूंकि ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी बिगर मॉलिक्यूल जो होता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पहले हाइड्रोजन, वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ना होगा, तो तोड़ने के लिए उसके नज़दीक जाना होगा। तो मॉलिक्यूल जब बड़ा हो जाता है तो नज़दीक जा नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनना मुश्किल होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, कार्बन 4 के बाद, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया, मतलब ये पार्ट बढ़ गया, तो वाटर सॉल्युबल पार्ट बढ़, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा। और जब 10 कार्बन ऑनवर्ड्स चले जाओगे, 10 कार्बन से ऊपर हो जाएगा, तो वो पानी में घुलता ही नहीं है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है,
तो जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहीं तक सॉल्युबल होगा। जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड हेवीली बनता है, आसानी से बनता है, वो अच्छे से सॉल्युबल है। जैसे कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक है ना। मिथेनॉइक एसिड से ब्यूटेनॉइक एसिड तक ये वाटर सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, लेकिन उसके बाद ये हाईली सॉल्युबल नहीं है। धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी इसका घटता जाता है। तो जब सॉल्युबिलिटी इसका घटता जाएगा, क्यों घटेगा? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा तो चेन लेंथ बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना कम हो जाएगा धीरे धीरे, और एक समय आएगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पहले सॉल्युबिलिटी घटेगा, फिर बाद में क्वाइट इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है क्वाइट इनसॉल्युबल होता है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम लोग दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हायर बॉइलिंग का जो बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, उसका मेन रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डायमेरिक स्ट्रक्चर, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हुआ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाता है, जिससे वो डायमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या है डायमेरिक स्ट्रक्चर, जरा हम लोग डायग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो CH3C है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इधर से जो है क्लियर, और ये हो गया, तो यहाँ पर है ये एसिटिक एसिड है, दो एसिटिक एसिड है। यहाँ पर यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसके बीच में। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है आपस में ज्वाइन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेरिक स्ट्रक्चर। डायमेरिक मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में परमानेंटली जुड़ के रह गया, तो ये डायमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये दोनों जुड़ा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, तो दोनों मॉलिक्यूल साथ हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेरिक स्ट्रक्चर। अगर ये साथ नहीं होता तो मॉलिक्यूलर मास इतना का ही होता, लेकिन जब दोनों साथ हो गया तो इसका जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो गया, है ना। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट तो हायर होता ही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा हायर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा हायर होता है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन वहाँ डायमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, उसका मॉलिक्यूलर मास डायमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के इस तरह से नहीं बनता है। होता क्या है कि यहाँ पर जब दो जुड़ रहा है, डायमेरिक हो गया। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन अल्कोहल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो कम होता है। इसमें देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो है ये ऐसे खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं इस पर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, तो इस पर आ जाएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव।
तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो बढ़ जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है पोलैरिटी है वो बढ़ जाता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। अगर हम अल्कोहल ले लें, मान लो इथाइल अल्कोहल ही लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह का ये जो है पोलैरिटी, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। नॉर्मल जो पोलैरिटी है वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये और पोलैरिटी बढ़ाता नहीं है। ये तो और जो है इसके पोलैरिटी को थोड़ा कम ही कर देता है, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है तो ये और पोलैरिटी को कम ही कर देगा, यहाँ बढ़ा देगा। तो पोलैरिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, जिसके चलते यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी पोलैरिटी बढ़ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी बढ़ गया, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अल्कोहल में उस तरह का कोई पोलैरिटी इंक्रीज करने वाला कोई नहीं है, तो उसका नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अल्कोहल के बीच में, है ना। जैसे ये अल्कोहल है, दूसरा आएगा इधर, है ना, जैसे ये आ गया तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला नॉर्मल हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पोलैरिटी को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो पोलैरिटी नॉर्मल पोलैरिटी है, वहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड बना। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पोलैरिटी के बीच का जो पोलैरिटी है उसको बढ़ा दिया, मोर डायपोलर हो गया, ठीक है ना। उसमें जो आयनिक कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा आ गया, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा अल्कोहल के कंपैरिजन में, इसलिए अल्कोहल से तो हायर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से भी हायर होता है, कीटोन से भी हायर होता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तीनों से इसका हायर हो गया कंपेरेबल मास होने के बावजूद भी, ठीक है। दो रीजन हो गया, एक तो हो गया कि इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास डबल दिखता है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास जो है डबल दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि डायमेरिक स्ट्रक्चर है के कारण डबल दिखेगा इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी बढ़ गया तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। तो इसके चलते जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है कि कैसे होता है, डायमेरिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी दिमाग में रखना है। क्लियर? ओके।